हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना चैनल पॉलिटिकल कीड़ा। यहाँ हम पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसका पार्ट 1 और 2 हमने पहले पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भी आपको अच्छा लगे या फिर न्यू टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, आपको कन्फ्यूज़न है, वो कमेंट पे ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि उस पर मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं और आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा सकूं और आप एग्ज़ाम में इससे बहुत ही अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो ये है रूसो। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और सामाजिक समझौते का सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांतों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, जिसमें कई विचारकों ने अपने विचार दिए, कई विचारकों ने इसका समर्थन किया, परंतु इसके विकास और इसके आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग में सबसे ज़्यादा श्रेय हॉब्स, लॉक और रूसो को जाता है। ठीक है, तो हम हॉब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे पहले हम इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेंगे। ठीक है, चलिए इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ठीक है, रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में 1712 ईस्वी में हुआ था। रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन किया। ठीक है, रूसो ही थे जिन्होंने आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन किया था। इस बात को आप याद रखिएगा, आपको हमेशा काम देगा। ठीक है, तो रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौते का प्रतिपादन किया। तो अब हम जानेंगे रूसो के सामाजिक समझौते में मानव स्वभाव कैसा था। ठीक है, चलिए जानते हैं। रूसो के अनुसार मानव स्वभावतः अच्छा होता है, उसमें दया होती है। जैसे कि हम जानते हैं, हॉब्स कैसे बोलते थे, हॉब्स बोलते थे कि मनुष्य एक अहंकारी है ना। लेकिन यहाँ रूसो बोलते हैं ऐसा नहीं है, वो बहुत ही परोपकारी भावना के होते हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा दया होती है। रूसो के शब्दों में जाने तो मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा होता है और सामाजिक बुराइयाँ ही मानवीय अच्छाई में बाधक होती है। कुछ सामाजिक बुराइयाँ होती है जो मानव की अच्छाइयों में बाधा लाती है। ठीक है, तो रूसो के अनुसार उनके सामाजिक समझौते सिद्धांत में स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, उसको हम जानेंगे। प्राकृतिक अवस्था उस वक्त कैसा था, उसे हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं प्राकृतिक अवस्था कैसा था। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के लिए आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया है। अब ये आदर्श बर्बर शब्द क्या है, चलिए जानते हैं। इस आदर्श बर्बर को मतलब जो व्यक्ति था, उसको अच्छाई बुराई तेरे मेरे का कोई ज्ञान नहीं था, उसे किसी साथी की भी आवश्यकता नहीं होती थी, वह अपने आप में ही पूर्ण संतुष्ट था, उसमें वृद्धि तथा विवेक का अभाव था। यहाँ पे आदर्श बर्बर का मतलब होता है कि जैसे आप एक भोली सी प्यारी सी जो गाय होती है ना, जिसको किसान अपने हल चलाने में यूज़ करता है, उसको कितना भी दिक्कत हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका खुद का कोई इच्छा नहीं होता है, वो संतुष्ट और खुश रहता है। बिल्कुल उसी तरह प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य हुआ करते थे। तो फिर सामाजिक समझौता हुआ क्यों, है ना। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में भी। तो सॉरी, इससे पहले जान लेते हैं कि उसमें और क्या होता था। प्राकृतिक अवस्था में क्या होता था, मनुष्य का जीवन सरल, शांत और सुखमय तथा संतुष्ट था। क्योंकि वो अपने आप में संतुष्ट था, है ना, तो उनका जीवन भी बहुत ही सरल, शांत और सुखमय था। तो क्यों हुआ समझौता आखिरकार, तो समझौते का कारण क्या था, चलिए जानते हैं। रूसो के मत अनुसार कृषि का आविष्कार होने पर व्यक्तियों ने भूमि पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ये कृषि का आविष्कार हुआ ना, कि किसी एक जगह पे हम फसल उगा के उसे खाने का कर सकते हैं जुगाड़, है ना, तो सबको अपना घेरा लगाना शुरू किया, है ना, और जिससे सबका अपना अपना संपत्ति हुआ, तेरे मेरे की भावना उत्पन्न हुई। इसी से क्या हुआ कि आपस में सब कोई का तेरे मेरे का भावना शुरू हो गया। आगे रूसो लिखते हैं कि यह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था, जिसने एक भूभाग को बाड़े से घेर कर कहा कि यह मेरी भूमि है, और अपने कथन के प्रति विश्वास करने वाले सरल व्यक्ति मिल गए। मतलब किसी व्यक्ति ने पहली बार बोला कि ये जो ज़मीन है अब ये
मेरा है, मैं यहाँ पे खेती करूँगा। और बाकी लोगों ने भी बहुत ही सरलता से बात को मान भी लिया। ऐसे करते करते क्या हुआ, सब बहुत कोई ऐसे करना शुरू कर दिया, सब ने ऐसा घेरा लगाना शुरू कर दिया, सबकी अपनी अपनी संपत्ति हो गई। उससे आपस में मनुष्य का क्या हुआ, तेरे मेरे का भावना शुरू हो गया। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। वेट एक सेकेंड, सॉरी। चलिए, व्यक्तिगत संपत्ति के कारण प्राकृतिक अवस्था का आदर्श रूप नष्ट हो गया। सबका अपना अपना संपत्ति हो गया ना, उससे क्या हुआ, जो प्राकृतिक अवस्था की खूबसूरती थी वो धीरे धीरे नष्ट होता गया और युद्ध, संघर्ष और विनाश का वातावरण उत्पन्न हो गया। क्योंकि सबके अपने अपने संपत्ति हो गए, अपना अपना स्वार्थ हो गया, उससे क्या हो गया कि सब में युद्ध और संघर्ष की भावना उत्पन्न हो गई। और आई थिंक यही कारण था जिसकी वजह से प्राकृतिक समझौता हुआ। ठीक है, समाज की वही दशा हो गई जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में थी। जैसे कि हॉब्स ने बोला था ना कि मनुष्य अहंकारी होते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, वो स्वार्थी होते हैं। तो रूसो के अनुसार इस अवस्था को पार करने के बाद ही वैसी स्थिति हुई थी जो हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं हम कि प्राकृतिक अवस्था के बाद समझौता हुआ कैसे। चलिए जानते हैं। ठीक है, इस युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए सभी व्यक्तियों ने एक स्थान पर एकत्रित होकर समझौता किया। क्योंकि सब में युद्ध की भावना आ गई ना, संघर्ष की भावना हो गई, संघर्ष वाला सारा इन्वायरमेंट हो गया। तो इसी को ख़त्म करने के लिए सभी व्यक्ति एक जगह पे एकत्रित हुए। क्योंकि उस वक्त राज्य बोल के बहुत बड़ा नहीं होता था, राज्य इसीलिए बोला जाता है कि वो छोटा सा जगह होता था। सब ने मिलकर समझौता किया कि उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, कि चलिए समझौता करते हैं इस परिस्थिति को दूर करने के लिए, है ना। व्यक्तियों ने समस्त अधिकारों को समर्पण कर दिया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, संपूर्ण समाज के लिए। देखिए, लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में क्या होता है कि व्यक्ति किसी एक मनुष्य या फिर शासक को अपने सारे अधिकार दे देते हैं, लेकिन रूसों में ऐसा नहीं है, वो संपूर्ण समाज को ही अपने सारे अधिकार वगैरह समर्पण करते हैं। फलस्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई, सभी व्यक्ति सामान्य और इच्छा के अधीन हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ ना, एक सामान्य इच्छा हुई जो सबका होता है किसी समाज में, वैसा एक इच्छा हुआ जिसपे सारे व्यक्तियों ने अपने अधिकार दे दिए और उसके बदले कुछ अधिकार खुद भी प्राप्त किए, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। रूसो के शब्दों में समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है ना। क्या करता है कि जितना प्रत्येक व्यक्ति था उस राज्य का, सबने क्या किया, अपने शक्ति को, पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए समर्पित कर दिया, तथा उसके बदले में एक समूह के रूप में बहुत सारी शक्तियाँ भी खुद भी वो प्राप्त करते हैं। समझे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, है ना। व्यक्तियों ने अपना अधिकार दिया परंतु किसी एक व्यक्ति को नहीं, संपूर्ण जो समाज का निर्माण हुआ उसको, और उस समाज में चूँकि वो खुद भी होते थे इसलिए उन्हें भी अधिकार प्राप्त हुआ। क्योंकि ये लोकतंत्र वाला है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि रूसों का जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत था, उसका जो राज्य था वो एक लोकतंत्रात्मक राज्य था, है ना। देखिए उनका नेचर ऑफ न्यू स्टेट कैसा था। रूसों के सामाजिक समझौते द्वारा लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना हुई, जिसमें संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित होती है। जनता की सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाली सरकार को हटाने का अधिकार होता है, जैसा कि एक डेमोक्रेसी कंट्री में होता है, हमारे कंट्री में होता है ना। जो शक्ति होती है हमने दिया सरकार को, लेकिन हमारे पास भी वो पूरी शक्ति है, जनता के पास पूरी शक्ति है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम सरकार को हटा भी सकते हैं, उसके हमारे विरुद्ध, हमारी सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर हम उन्हें हटा भी सकते हैं और नई सरकार की स्थापना भी कर सकते हैं। तो रूसों के सामाजिक समझौते सिद्धांत में बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सामाजिक समझौते सिद्धांत का आलोचना। ठीक है, उसके लिए आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच।